बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग वैसे ही होंगे जैसे मैं समझ रहा हूँ। आई मीन हेल्दी फाइन शाइन। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके गिरदोनवा के लोगों को सबको हेल्दी रखे। अच्छा, आज ओपम्स के बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ना है। याद रहे कि जो चीज़ मैं आज पढ़ाऊँगा ये मेरा फेवरेट टॉपिक हो सकता है। मतलब हो सकता है क्या, ये होगा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मिड से जो पहले का मैंने पोर्शन पढ़ा है वो मैं अभी इंक्लूड नहीं करूँगा। मिड के जो बाद वाला पोर्शन है मैं इसको ही अब थोड़ा सा फोकस ही रखूँगा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे। और आज ज़रा थोड़ा सा ऑप एम्प को मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइन देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई गेन एम्पलीफायर हैविंग अ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस typically a few mega ohms and a very low, बल्कि very नहीं, सिंपल लो आउटपुट इम्पीडेंस, मतलब लेस देन 100 ओहम। ओके, कहाँ मेगा ओम कहाँ 100 ओहम, विच शोज़ कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम है। ओके, और ये इस वजह से इट्स अ वेरी हाई गेन एम्पलीफायर, राइट। अच्छा, अब पता है क्या है, अब यहाँ पे ना इसका इन्होंने ज़रा इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश की है। हम लोग एज्यूम करें एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। ओके, अब पहले है मेरे पास, जहाँ पे मेरा माउस है, आई होप मैंने माउस सेटिंग्स ऑन की हुई हैं। आर आई है मेरी इनपुट इम्पीडेंस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत हाई है। वी डी या वोल्टेज, और इसी तरह आर आउट जो कि आउटपुट इम्पीडेंस है, जिसके बारे में बताया कि ये बहुत लो है, और यहाँ पे इसका सिग्नल आ रहा है जो कि आउटपुट के ऊपर आएगा। ओके, अब ये इसका एक तरह से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है। इन केस अगर मैं इसको कंसिडर करूँ ओपन सर्किट कि ये बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस है, और इसको मैं कंसिडर करूँ शॉर्ट सर्किट कि ये बहुत लो है, तो इस तरह सा आइडियल केस के अंदर मेरे पास इस तरह का हमारा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। ठीक, वही सिंपल रूल कंसिडर करते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा एक बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैं सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं तो नहीं करता, बॉलस्टैड ने डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उसे बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, इधर मैं वोल्टेज दे रहा हूँ V1, सामने है R1। ओके, एग्जिस्टेंस है। ये इसका जो माइनस टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये वहाँ पे जा रहा है। मैं लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था, यहाँ प्लस VCC माइनस VCC भी होता है। तो जब आप इसकी IC के ऊपर काम करेंगे ना, तो आप IC के ऊपर वोल्टेज भी देंगे, प्लस VCC माइनस VCC वोल्टेज भी देंगे, DC वोल्टेज इसको देंगे, क्योंकि उसके पावर करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए भी हमें कुछ वोल्टेज चाहिए होती है, क्योंकि ज़ाहिर ये कुछ एम्पलीफाई कर रहा है, इसके अंदर कोई वोल्टेज होगी तो एम्पलीफाई होगा ना किसी वजह से, AC सिग्नल एम्पलीफाई होगा तो वो भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी डायग्राम कंसिडर करें। इसकी बहुत सारी ICs भी होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की, और अब टाइम मेरा नहीं ख्याल इतना है, बाद मैं इसका एक मैनुअल बना के आपको दिखा दूँगा, आप लोगों ने उसको परफॉर्म करना होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, कोशिश करें खुद से ही करें। अब क्या यार, अब मैनुअल, एनीवेज R1, इसके साथ अब RF जो है ना, ये पैरेलल में लगी और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है V आउट के साथ। ओके, अब ये आपने सर्किट ज़हन में रखना है। अब क्या है, अब मैं ज़रा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ जो बॉलस्टैड ने ऑलरेडी बनाया हुआ। ये था मेरे पास ऑप एम्प, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर है, ये वही ऑप एम्प जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा। ठीक, ये RI था। ओके, आइडियली मैंने इसको ओपन सर्किट किया था, आइडियली R आउट को मैंने शॉर्ट सर्किट किया था। प्रैक्टिकली मेरा इस तरह का ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर का सर्किट है, राइट। ऊपर जब मैं यहाँ R1 और इधर RF लगाऊंगा, अब देखो ज़रा पहले समझो इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मैं यहाँ पे इसका गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, अब गेन कैलकुलेट हो रहा है इसका। तो भाई साहब अब क्या सिचुएशन हुई,
फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि अच्छा जी अब मैं ज़रा आइडियल की तरफ मूव करता हूँ। आइडियल की तरफ मूव करने का मतलब ये हुआ कि इसको मैंने कर दिया ओपन और इसको मैंने कर दिया शॉर्ट, और जब मैंने इसको थोड़ा सा नीट करके बनाया तो ये मेरे पास इस तरह का बन गया, राइट। ये जो सी के ऊपर फिगर है। अब जब इस फिगर को मैं कंसिडर करूँ तो फिर क्या है, अब यहाँ पे मेरा एक विजुअल फॉर एग्जांपल एक मेरी वोल्टेज है VI, इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ, ठीक। अब मैं ज़रा इस VI के अक्रॉस, मतलब इस VI के हिसाब से ज़रा वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये VI जो है ना, मैं इसको ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इधर लगा रहा हूँ सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन किस तरह लगा रहा हूँ, पहले मैं ये जो V आउट है इसको ज़ीरो करता हूँ, राइट। उसके बाद फिर ये जो V1 है मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, ओके। यार मैं ज़रा जूम ना कर लूँ इसको, ये थोड़ी सी बुक चूँकि पायरेटेड है तो ये ज़रा सा ना ब्लड है इस तरह। आई होप बाकी नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, जब पहले मैंने इसको ज़ीरो किया तो फिर क्या है, यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक RF ओवर R1 प्लस RF इंटू V1 ये हो गया मेरे पास। इसको मैं नाम देता हूँ VI1 का। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर इसी को ही नाम देता हूँ VI2 का। जब मैंने इसको, ये जो VI है ना, V1 सॉरी, इसको ज़ीरो किया, जब मैंने इसको ज़ीरो किया तो फिर क्या हुआ, R1 ओवर R1 प्लस RF इंटू ये वाली जो V आउट है, V आउट मेरे पास क्या है माइनस AV इंटू VI, ओके। तो ये मेरे पास हो गया VI1, ये हो गया VI2। तो जब मैंने VI लिखा VI1 प्लस VI2 सुपरपोजिशन में, आपको पता है कि आप हर वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस ये फाइंड करते हैं, करंट सोर्सेज को बाकी को शॉर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्सेज को ओपन करते हैं। आई होप सुपरपोजिशन आपको याद होगा। तो सुपरपोजिशन के तहत बॉयलस्टैड भाई साहब ने ये जो VI है ना इसको कैलकुलेट किया, तो इस तरह से मेरे पास आ गया। अब ये सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन इस तरह की बन गई। अब मैं हस्बे मामूल अपनी एजम्पशंस लगाता हूँ। एजम्पशन मैंने क्या लगाई कि भाई अगर ये जो गेन है ये 1 से बहुत ज़्यादा है, जब ये 1 से बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ये 1 प्लस AV लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, सिंपली मैं AV ही लिख सकता हूँ। और दूसरी एजम्पशन ये है कि जब मेरा AV की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और R1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो RF की तो कोई औकात ही नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ से RF भी चला जाएगा और इधर सिर्फ और सिर्फ AV रह जाएगा। तो ये VI ओवर RF डिवाइड बाय AV इंटू R1, यहाँ +1 और फिर प्लस RF वो सब चला गया, ओके। जब मैं इसको V आउट ओवर V इन के हिसाब से लिखता हूँ तो थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर करा के मेरे पास इसका वोल्टेज गेन आता है -RF ओवर R1। सुभान अल्लाह, एक्सक्यूज़ मी। ये मेरा आप कह लें कि आधे से ज़्यादा काम यहीं पे हो गया। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह से कनेक्टेड हो, ये थोड़ा स्लो है, इस तरह से, तो RF ओवर R1 माइनस RF ओवर R1 इसका वोल्टेज गेन होता है, राइट। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये आपके पास इन्वर्टिंग स्टेज है कि ये नेगेटिव पोर्ट के ऊपर जा रहा है। अब ये चीज़ ज़रा आगे आएगी, इसको आपने ज़हन में रखना है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस है। अब अगली जो चीज़ है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट टॉपिक है जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब RF R1 के इक्वल होगा तो ये यूनिटी गेन होगा, अदरवाइज़ जब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट साथ चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करते। हम बस अपने जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प सर्किट्स हैं ना उनकी तरफ आते हैं, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, यकीनन है, क्योंकि ये आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं ये चीज़ें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने बार बार इसको प्रैक्टिस करना है प्लीज़। ये जो मैं 4-5 बता रहा हूँ ना आपको, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, इसके अलावा समिंग एम्पलीफायर का तो बेतहाशा यूज़ होता है और इंटीग्रेटर भी। तो इन चीज़ों को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, बहुत यूज़फुल चीज़ें। अच्छा, एनीवेज़, अब क्या है, क्या हो,
अच्छा ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, सॉरी बॉयज़। हाँ, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, द मोस्ट वाइडली यूज कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर सर्किट इज़ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं भाई? इन्वर्टिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव पोर्ट के ऊपर आप इनपुट दे रहे होते हैं। आई नेगेटिव पोर्ट पे आप दे रहे हैं और इसका गेन आपने कैलकुलेट कर लिया। ये इसके कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसका गेन आपको पता है और वी आउट की वैल्यू आपको पता है -RF/R1 इंटू वी आई। वी आउट और वी आई आपके पास गेन होता है, वी आई उठा के वहाँ फेंक दो, आपके पास वी आउट आएगा, नो बिग डील। अब आते हैं ज़रा नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग क्या कहता है कि भाईजान यही कार्रवाई अगर मैं ऐसे करूं कि वोल्टेज अपनी दूं मैं पॉजिटिव पोर्ट के ऊपर, राइट, तो फिर मेरे पास जो एम्पलीफायर होगा ना वो मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। हम ये कुछ प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स देख रहे हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं। ओके, ऑप एम्प के साथ और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को मिला के मज़ीद कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। फिर उनके आप अपने इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन करेंगे और अपनी ही आप कैलकुलेशन करेंगे उन्हीं के हिसाब से। तो फिर क्या होता है? फिर इस तरह होता है कि ये आपने डिज़ाइन किया अपना सर्किट और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ओके, अब V1 मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊँ, R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? V1 इज इक्वल टू R1 इंटू वी आउट डिवाइड बाई R1 प्लस RF। ओके, सिंपल। मेरे ख्याल से ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह करके इसका इसने गेन निकाली है 1 प्लस RF/R1। तो अब आपके जहन में दो चीज़ें आ चुकी हैं। पहला ये कि जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो आपका गेन होगा -RF/R1 और जब नॉन इन्वर्टिंग होगा तो फिर होगा 1 प्लस RF/R1 आप लोगों का गेन होगा। ओके, जब मैं आप लोगों से कहूँगा कि एम्पलीफायर डिज़ाइन करें सच दैट कि R1 की वैल्यू है 100 ओहम और आपका जो गेन है दैट हैज़ टू बी 100, तो फिर आप क्या करेंगे? R1 इधर 100 लगाएंगे और गेन भी आप लगाएंगे 100। यहाँ से आप RF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट वुड बी योर डिज़ाइंड एम्पलीफायर अपनी कंडीशंस के मुताबिक। ओके, अच्छा जी, यूनिटी फॉलोअर फीडबैक भी होता है, यूनिटी फॉलोअर एम्पलीफायर भी होता है कि जो वी आउट है वही वी इन है और ये इन्वर्टिंग भी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी नहीं है, राइट। और ये प्रैक्टिकली हमारे जो बफर सर्किट्स होते हैं ना वहाँ पे वाइडली यूज़ होता है। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अब आपको इन्वर्टिंग का भी पता चल गया, नॉन इन्वर्टिंग का भी पता चल गया, यूनिटी का भी पता चल गया। अब ये समिंग एम्पलीफायर मेरे पास आ गया। अगर एम्पलीफायर्स में से भी कोई मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो समिंग एम्पलीफायर, राइट। समिंग एम्पलीफायर क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था पुराने वक्तों में जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स नहीं होते थे तो जो कैलकुलेटर के आंसर्स थे ना वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ज़रिए बनाए जाते थे। आई होप कि शायद थोड़ी बहुत समिंग एम्पलीफायर दे के आपको समझ आना शुरू हो जाए कि भाई वो क्यों होता था इस तरह। तो अब ये देखो, वैसे ही आपके पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे आपके पास इनपुट पे 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3, राइट। जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करूंगा उन्हीं रूल्स के मुताबिक जिस तरह अभी ऊपर हमने देखा है, तो मेरे पास जो आउटपुट आता है वो आता है सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि आउटपुट आपके पास इन्वर्टेड है, देयरफॉर इट हैज़ टू बी नेगेटिव। RF/R1 इंटू V1, RF/R2 इंटू V2, RF/R3 इंटू V3। ओके, तो ये क्या है? ये इन तीनों वोल्टेजेस को सम अप कर रहा है। ये है आपका समिंग एम्पलीफायर। और सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ होता है ना प्रैक्टिकल केसेस में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में, वो आपका समिंग एम्पलीफायर यूज़ होता है। शायद आप और भी बहुत सारी जगहों पर ना इसके क्या इसके यार प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। और शायद आपके जहन में कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़ भी आ रहे हों इस वक्त,
वो सारे चीते माशाल्लाह यकीनन आ रहे होंगे आइडियाज़, क्योंकि पिछली दफ़ा मेरी जो डिस्कशन हुई आप लोगों ने मुझे बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए थे। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था आप लोगों से और आई होप कि पाए तकमील तक भी उसको पहुंचाएंगे। अच्छा, आप ज़रा बात करते हैं, अगर यहाँ पे रजिस्टर की बजाय इधर आपके पास एक कैपेसिटर आ जाए तो फिर क्या होगा। रिकॉल के कैपेसिटर जब भी आपके पास आता है तो उसकी क्या होता है, एक्सी उसकी रिएक्टेंस होती है, ठीक। तो अब मैं ज़रा इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ और यहाँ पे जो वी आई है ना, ये आपके पास वर्चुअल ग्राउंडेड है, जिस सामने पीछे अभी किया था थोड़ी देर पहले। वर्चुअल ग्राउंडेड का मतलब ये है कि यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा, जो आई यहाँ पे है वही ही आई यहाँ पे है, और यहाँ पे वोल्टेज भी ज़ीरो है। इट्स जस्ट वर्चुअली ग्राउंडेड, ये एक्चुअल ग्राउंडेड नहीं होता। तो अब क्या सिचुएशन है, आई इज़ इक्वल टू वी वन ओवर आर, सिंपल सी बात है, जो आई यहाँ पे है वी वन ओवर आर वही आई यहाँ पे है, माइनस वी आउट ओवर एक्स सी। इन्वर्टिंग है, आपको पता है यहाँ पे इन्वर्टेड होगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह करके आपके पास, ओए हाँ एक चीज़ मिस हो गई, एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर जे ओमेगा सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा, आपने मुझे बताया कि लैप्लास आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है बेसिक सिग्नल सिस्टम्स के अंदर। तो 1 ओवर जे ओमेगा किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है, जो कि लैप्लास का आपके पास कांस्टेंट होता है। जे ओमेगा इज इक्वल टू एस इन लैप्लास। तो 1 ओवर एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर एस सी। जब थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह की तो आपके पास वी आउट ओवर वी वन आया, माइनस 1 ओवर एस सी आर, राइट। अब क्या है, मैं ऐसे करता हूँ, आर और सी को मैं कर देता हूँ साइड पे, क्योंकि ये होते हैं मेरे पास कांस्टेंट। अब वी वन चला जाएगा इधर, ओके। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 ओवर एस इंटू वी वन। अब 1 ओवर एस आई एज्यूम आप लोगों को पता होगा कि इंटेग्रल अगर टाइम डोमेन में हो उसका लैप्लास डोमेन में क्या बनता है, 1 ओवर एस बनता है, राइट। जस्ट अ रिकॉल, लैप्लास डोमेन क्या करता है, लैप्लास डोमेन आपके टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन एस डोमेन में कन्वर्ट करता है। एस डोमेन आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन की एप्लीकेशन होती है, तो आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, दैट्स वाई वो यूज़ लैप्लास डोमेन। सिंपल सी बात है, अगर मैं उसकी डिटेल में ना भी जाना चाहूँ, अलग अलग कंट्रोल सिस्टम्स आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊँ तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लैप्लास की। तो एनीवेज, तो क्या हुआ यहाँ पे, जो 1 ओवर एस था ना वो कन्वर्ट हो गया इंटेग्रल में, और वी वन यहाँ पे था, तो देयरफॉर वी वन का इंटेग्रल। और अब एक चीज़ समझ में आ रही है हमें यहाँ पे, वो क्या है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेटेड सर्किट हो तो जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है ना टाइम डोमेन के अंदर, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये इंटेग्रल है इनपुट वोल्टेज की, और ये इन्वर्टेड भी है, और एट द सेम टाइम उसके साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन आप लोगों को मैंने ही पढ़ाई थी कैलकुलस में, और इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या है कि जो आपके पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये वहाँ पे यूज़ होती है डाटा को सम अप करने के लिए। जो आपके पास एनालॉग डाटा है, एनालॉग डाटा क्या है, जो कॉन्टीन्यूस है, जो मुसलसल चेंज हो रहा है, राइट। एनालॉग डाटा को सम अप करने के लिए आप इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। याद करो, एरिया अंडर द कर्व, एक कर्व आपके पास टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, उसके नीचे एरिया जो फाइंड करना होता था, दैट वाज इंटीग्रेशन, ओके। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा देसी अल्फाज में समझने की कोशिश करूं, इंटीग्रेटर के आउटपुट को, वी आउट को, ये इंटीग्रेट कर रहा है इनपुट को, यानी कि अगर मेरे पास टेढ़ी मेढ़ी सी इनपुट है, ये उसको इंटीग्रेट कर रहा है, सम अप कर रहा है सारी इनपुट को, और उसके साथ एक फैक्टर भी है, और ये इन्वर्टेड है, ओके। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद फिर इसने यही बताया कि भाई इस फैक्टर का क्या काम है, कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर ये -1 है, रेजिस्टेंस कम है तो फिर ये -10 है, मिसाल के तौर पर डिफरेंट वैल्यूज उसने डाल के। और मेन चीज़ के अंदर ये है कि अगर -1 ओवर RC -1 है तो स्टेप इनपुट का
आपके पास ये रिस्पॉन्स आता है। और अगर -1/80 -10 है तो ये स्टेप इनपुट का इस तरह से रिस्पॉन्स आता है आपके पास। ये थोड़ा सा क्लोज हो गया, आप देख रहे हो इसको, थोड़ा सा शार्प हो गया, स्टीप हो गया। तो दैट वाज द पॉइंट इंटीग्रेटर का। अब इंटीग्रेटर के अंदर एक और चीज़ भी यूज़ हो सकती है इधर, यहाँ पे आप समिंग भी लगा सकते हैं, राइट। ये देखो, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसे कैपेसिटर ही लगा हुआ है, या R1 R2 R3, इसको सम करके भी आपके पास आउटपुट आ सकती है। तो ऐसे केस के अंदर जो आपके पास आउटपुट होगी ना, आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ये इस तरह का आ रहा है आपके पास आउटपुट। ओके, सो इंटीग्रेटर हो गया। इसके बाद बस थोड़ा सा उसने डिफरेंशिएटर बताया हुआ है कि भाई ये डिफरेंशिएट भी करता है आपके पास इस तरह का अगर एम्पलीफायर हो, कैपेसिटर यहाँ, रजिस्टर आप यहाँ लगा दें। कैलकुलेशन उसने करके नहीं दिखाई, लेकिन इट कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंशिएटर, राइट। डिफरेंशिएटर याद करो, ये क्या बता रहा है कि भाई जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज है विद अ मल्टीप्लायर, और ये इन्वर्टेड है। ओके, नेगेटिव साइन का मतलब कि एसी सिग्नल इन्वर्टेड होगा। RC का मतलब ये एक मल्टीप्लायर है, और क्या है जो V1 है ये उसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है। ओके, सो जस्ट अ रिकॉल, पहले हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक बेसिक सा सर्किट देखा। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये एज एन इन्वर्टर और एज नॉन इन्वर्टर, राइट। फिर क्या हमने देखा, फिर हमने समिंग एम्पलीफायर देखा, इंटीग्रेटर देखा और डिफरेंशिएटर देखा। ये कुछ प्रैक्टिकल और बेसिक ऑपरेशंस हैं। जब आप लोग इंशाल्लाह सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, तब आप इसकी मज़ीद एप्लीकेशंस देखेंगे। हमारे कोर्स में इतना ही था। और बॉयज़ मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमारा सारा जो मेन कंटेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा ये इतना डिटेल में पढ़ाने का मूड नहीं था, लेकिन टाइम मिल गया तो मैंने पिछला टॉपिक भी थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया, पावर एम्पलीफायर्स भी, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मैं आपका सिलेबस यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। वेंसडे वाला लेक्चर मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं बस ऐसा ही करूँगा कि कुछ आप लोगों का ना एक ओपन एंडेड लैब दे देता हूँ। वेंसडे के बाद में मैंने यही सोचा है, बल्कि 2 ओपन एंडेड लैब्स मैं आप लोगों को दूँगा इंशाल्लाह, डिज़ाइनिंग के ही, तो आपने वो करनी होगी। और कम और बेश वैसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को फ़ाइनल में दूँगा। फ़ाइनल आई मीन जो आप लोगों का क्विज़ टाइप होना है, जो भी होना है, उसके लिए मैं पॉलिसी अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो मैंने चेक किया ना माशाल्लाह कॉपी पेस्ट आप लोगों ने टिका के किया हुआ है उसके अंदर, क्योंकि ऑनलाइन था, मुझे तो पता नहीं था क्या सीन हो रहा है पीछे। तो दैट्स वाई मैं अब यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा दूँ, लाइक मे बी 3 आवर्स या 6 आवर्स, और क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट दूँ आप सब लोगों को, बड़े टिका के क्वेश्चन दूँ। तो खैर ये अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में क्या करूँ, और डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन दूँ या कोई ओपन एंडेड लैब दूँ आपको। तो अभी मैं इसी के बारे में सोच रहा था। एनीवेज़ इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि ये सब्जेक्ट आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस आ गई बीच में, बल्कि मैं बैठ के अगर थोड़ा सा इजी होके सोचूं ना, शायद मैं बोर्ड पे इतना अच्छा ना पढ़ा सकता जितना मैं आराम से घर बैठ के मैंने पढ़ा है। और इसमें यह भी है कि वीडियो शायद आप बार बार भी देख सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग था। अल्लाह ताला आप सब लोगों को उस वायरस से जो भी बला है, आपके अहल खाना को भी सबको महफूज रखे। और जितने पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कुछ 1000 लोग उससे फ़ौत हुए हैं, पूरी दुनिया में लाखों लोग फ़ौत हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी यही कि मेरे ख्याल से हमारे लिए एक थोड़ी सी ब्लेसिंग थी। प्रैक्टिकल काम आप लोग नहीं कर सके, लेकिन यूनिवर्सिटी आप लोगों की जब भी खुलेगी, यू आर मोर देन वेलकम। आप जब भी आएँ, जब भी आगे सर्किट डिज़ाइन करें, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। सॉफ्टवेयर पे आप करते रहें जो करें, थैंक यू सो मच। जो लैब का काम कर रहे हैं साथ साथ, आई एम ग्रेटफुल। और क्या गप्पे लगाऊँ आप लोगों के साथ, यूनिवर्सिटी आ जाओ, आके मुझसे मिल लो, वहाँ पे गप्पे लगा लेना मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों से कोई मुझे मिलना है अगर। एनीवेज़ मुझे अच्छा लगा आप लोगों को, मैं पहले भी कोर्सेज पढ़ाता था, ये भी मैंने पढ़ाया,
और मुझे नहीं पता कितना समझ आया, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कितना डिलीवर कर पाया, लेकिन मुझे ऐसे फीलिंग आई कि शायद अगर वायरस ये ना होता, थोड़ा सा आप लोग काफ़ी थोड़ा लैग कर जाते। अब आपके पास रिकॉर्डेड मौजूद है, आप लोग जितना मर्ज़ी चाहें वीडियो देख सकते हैं। अगर उसमें मेरी कोई गलती हुई हो, मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं उसके अंदर, मैंने बाद में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये बात मैं शायद गलत बोल गया हूँ। तो प्लीज़ उसको दरगुजर करना और मुझे बताना ज़रूर कि यहाँ पे मैंने ये बात गलत की है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। तो वेडनेसडे को तो मुलाकात नहीं होगी, मैं कोई आपको ओपन एड लैब दे दूँगा, तो ये रिकॉर्ड तो मैं नहीं करूँगा। एनीवेज आई थिंक इट्स इनफ। आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगा। थैंक यू सो मच।